जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कॉर्पियन आइलैंड पर हुई बैटल में एब्सोल्यूट डार्कनेस का पैट्रियार्क आते ही ज़ीलिंग की बाजी उसी पर उल्टी पड़ गई। साथ ही रेड फायर ने भी ज़ीलिंग को धोखा देकर पैट्रियार्क का साथ दिया, तो ज़ीलिंग को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। इतना ही नहीं, एल्डर सन भी पैट्रियार्क के हाथ लग चुका था। मीनवाइल एब्सोल्यूट डार्कनेस के एक पपेट ने हानली पर जानलेवा हमले किए, जिसमें हानली जैसे तैसे बचकर 1 महीने के बाद हेवनली स्टार सिटी वापस आया था और तभी ज़ीलिंग उससे मिलने बुला लेती है। ज़ीलिंग ने हानली को हेवन लाइटनिंग बाम्बू एज रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया, क्योंकि हानली ने उस पर ढेर सारे एहसान किए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ज़ीलिंग स्टार पैलेस के ग्रैंड एल्डर जिनको से मिलने पहुंच गई। जिनको कह रही थी कि स्कॉर्पियन आइलैंड पर मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेड फायर को भेजा था, मगर उसी ने तुम्हें धोखा दिया और इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। मगर ये अच्छा हुआ कि तुम जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली। जिस पर ज़ीलिंग कहती कि मुझे तो जाओजिंग और एल्डर फू ही खत्म करने वाले थे, मगर एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोगों ने उन दोनों को ही फिनिश कर दिया। जिस पर जिनको कहते हैं कि अब तो जाओजिंग और एल्डर फू की मौत के बाद तुम ही मेलोडियस सिक की पूरी तरह से इंचार्ज हो, मगर तुम्हें 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के बंदों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले तुम उस मेलोडियस सिक को संभाल नहीं सकती। तो ज़ीलिंग तुरंत ही उन्हें बताने लगी कि मैंने मेरी पहचान के 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले बंदों से ऑलरेडी कांटेक्ट किया है और वो हमारे सेक्ट में ज्वाइन भी हो गए। अब रही बात एब्सोल्यूट डार्कनेस के साथ फाइट की, तो आपके डिसीजन पर ही निर्भर करेगा। जिस पर जिनको कहते हैं कि हमारे स्टार पैलेस के पास अब कोर फॉर्मेशन के ज्यादा लोग नहीं है, तो तुमने खुद के लिए 2 कल्टीवेटर्स ढूंढकर मेरा बोझ थोड़ा कम कर दिया है। अब रही बात एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क की, तो उस बंदे ने हमारे साथ शांति समझौता कर लिया है और वैसे भी तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो जो उस पैट्रियार्क का मुकाबला कर पाओ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 40-50 सालों तक तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर तो रिवेंज लेने में तुम्हें किसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ ही जिनको ने वॉइड हेवन हॉल का मिसिंग मैप भी ज़ीलिंग को रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया था। वो कहते कि ये जगह मिस्ट्री से भरी हुई है, वहाँ पर पावरफुल हर्ब्स और कई सारे ट्रेजर्स हैं, तो जैसे ही हॉल ओपन हो तुम वहाँ चली जाना। शायद कल्टीवेशन की जर्नी में इससे तुम्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी और वैसे भी ये ज़ीलिंग के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। तो जिनको का शुक्रिया अदा करने लगी। तभी जिनको उसे आगाह करते कि हेवन हॉल खतरों से भरा पड़ा है, अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ हो गया या फिर तुम मारी गई तो उसका ब्लेम तुम मुझ पर नहीं करोगी। साथ ही साथ उस ज़ीलिंग को बताते हैं कि जब तक तुम मेरे काम आओगी तब तक मुझे भी तुम्हें सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हें खुद को मेरे सामने साबित करना होगा कि तुम मेरे फेवर्स के लायक हो। इधर हानली ने हेवन लाइटनिंग बैम्बू को अपनी केव में बो दिया था, साथ ही उस पर अपना मैजिकल ग्रीन लिक्विड भी पोर कर देता है। वेल, जब इस हब की उम्र 2000 साल होगी तभी इसमें से बस नॉर्मल थंडर रिलीज हो सकती है, जिसका यूज टैलिस्मान बनाने के लिए या फिर लो लेवल के डीमंस को मारने के लिए किया जा सकता था। जिसके बाद हमें कुछ ही महीनों बाद की कहानी दिखाई गई। ग्रीन लिक्विड की वजह से वो हब 2000 साल जितना ग्रो हो चुका था, मगर 5000 सालों की ग्रोथ होने के बाद ही ये ब्लू कलर के थंडर को रिलीज कर सकता है। हानली कहता है कि जब ये 10,000 साल पुराना होगा तब इसमें से गोल्डन थंडर रिलीज होगी और इसी वजह से तो इसका नाम था गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू हब। दरअसल इस गोल्डन लाइटनिंग को कल्टीवेटर्स की भाषा में डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग भी कहा जाता था। इस स्पेशल लाइटनिंग के साथ डेविल्स को सप्रेस किया जा सकता था। मॉन्स्टर, डेविल्स या फिर गॉब्लिन, इनमें से कोई भी इसके अटैक के सामने टिक नहीं सकता। अब कुछ ही सालों में अचानक से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, जिन्हें देख हानली समझ जाता है कि हेवनली लाइटनिंग उसकी गोल्डन बैम्बू हब की वजह से हो रही। इसलिए हानली जल्दी से अपनी केव में पहुंच गया। वो देखता है कि बैम्बू हब गोल्डन लाइटनिंग को रिलीज कर रहा, यानी कि अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसलिए हानली उसकी टेस्ट लेने के लिए उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, मगर वो सोर्ड उस पेड़ के सामने एक ही सेकंड में चकनाचूर हो गई। हानली सोच रहा था कि इस बैम्बू के एक पेड़ को उगने में इतना सारा वक्त लग गया, अब पता नहीं मैं इसे काट कर दूसरा पेड़ कब तक तैयार करूंगा। और तभी वो देखता है कि उस पेड़ ने खुद को ही मल्टीप्लाई किया है, जो देखकर तो हानली काफी ज्यादा खुश हो गया। वो अब इस बड़े बैम्बू ट्री का पूरा यूज कर सकता था। तो हानली फैसला करता है कि वो इन बैम्बूज का यूज करके 72 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का एक सेट बनाएगा। अगर ये काम वो कर पाए तो फिर हानली को कोई भी इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। लेकिन हानली को इन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को रिफाइन करने में काफी सारा वक्त लगने वाला है। साथ ही उसे ये काम एक स्पेशल फॉर्मेशन को सेटअप करके करना होगा। इतना ही नहीं, उसे इस बैम्बू की स्पिरिचुअल सेंस को भी अलग करना होगा, क्योंकि ये बैम्बू खुद को बिल्कुल भी कटने नहीं देगा। तो ये काम
हानली बस ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके ही कर सकता था। इसलिए हानली ने अपने पुराने दोस्त यूनशाओ के मैजिकल टूल्स का मैनुअल और रुइन के फॉर्मेशन वाले मैनुअल को बाहर निकाल लिया। इन मैनुअल्स को इतने सालों के बाद मास्टर करने का वक्त आ चुका था, लेकिन ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की तीनों लेवल्स को मास्टर करने के लिए हानली को एक परीक्षा देनी होगी, जिसका नाम था सेक्युलर एग्जाम। अभी सेक्युलर एग्जाम के बारे में तो हानली को कोई आइडिया नहीं था, मगर उसे ये पता है कि ये परीक्षा मॉर्टल वर्ल्ड में दी जा सकती थी, क्योंकि मॉर्टल्स की दुनिया एक सेक्युलर वर्ल्ड मानी जाती है। तभी हानली की नजर एक शॉप पर गई, जहाँ का ओनर अपनी नींद पूरी कर रहा था और साथ ही उसने बोर्ड लगाया था कि वो ये शॉप रेंट पर देना चाहता है। तो हानली ने डिसाइड किया कि वो अब इतने सालों के बाद मॉर्टल वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए हानली मॉर्टल वर्ल्ड में अपना मैजिकल टूल्स का शॉप ओपन करता है, जिसका नाम था ग्रीन बैम्बू शॉप। साथ ही हानली ने ये भी फैसला लिया था कि वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज नहीं करेगा, मगर उसे पता ही नहीं था कि एक शॉप को कैसे चलाया जाए। और तभी उसे टियानियन वर्ल्ड के सीनियर वांग की याद आई। वो तो अपनी शॉप पर आने वाले हर एक कस्टमर के साथ हमेशा स्माइल करके ही बात करते थे। तो हानली ने भी उसी टेक्निक का यूज किया, मगर उसकी स्माइल देखकर ही एक बंदा वहाँ से भाग जाता है। उसे तो ये लग रहा था कि हानली उस पर लाइन मार रहा। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ पहुँच गयी। उन्हें कुछ फ्रेग्रेंस को खरीदना था, जो कि है 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स का। मगर पहले तो हानली पर लाइन मारती है और फिर उन्होंने आपस में झगड़े करना शुरू कर दिए। साथ ही हानली की शॉप पर एक कपल एमुलेट खरीदने आया था। वैसे तो इस एमुलेट की कीमत थी 5 स्पिरिचुअल स्टोन, मगर हानली इन लोगों को भगाना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद ही कीमत कम करके 3 स्टोन्स बता देता है। मगर उन लोगों के पास तो उतने भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो लड़की अपना फेवरेट ब्रेसलेट बेचकर उसे खरीदना चाहती थी, मगर उसके लवर ने इसके लिए मना कर दिया। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि मैं तो कल्टीवेट नहीं कर सकती, मगर तुम आउटर सी में जाकर डीमन कोर लाने वाले हो, ताकि हम दोनों एक छोटा सा घर ले पाए। तो प्लीज मेरे साइड से इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ये एमुलेट आउटर सी में तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस बंदे का नाम था जिन। वो हानली से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस ब्रेसलेट को सेल मत कीजिए। जैसे मैं आउटर सी से वापस आऊंगा, मैं दोबारा से इसे परचेस कर लूंगा। हानली तो इन दोनों का बॉन्ड देखकर ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। साथ ही साथ उसे खुशी थी कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। अब थोड़ी ही देर में एक शरारती बच्चा अपने फादर को लेकर शॉप में आ जाता है। उन्हें हानली से स्पिरिचुअल रूट टैलिस्मान को खरीदना था, ताकि ये लोग पता कर पाए कि उस बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल रूट है या नहीं। हानली उन्हें बता रहा था कि रूट के भी टाइप्स होते हैं। फॉल्स रूट वाले लोग कल्टीवेशन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। उन्हें कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो दोनों भी उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। उस बच्चे ने तो कल्टीवेटर बनने के सपने देखना भी शुरू कर दिए, ताकि वो आगे चलकर अपने फादर की मदद कर पाए। और तो और उस बच्चे ने टैलिस्मान को बिना पैसे दिए ही गलती से यूज कर लिया, यानी कि अब ये टैलिस्मान हानली के किसी काम का नहीं था, और ना ही उसके फादर के पास इतने पैसे थे कि वो हानली को पे कर पाए। इसलिए वो उस टैलिस्मान को उधारी पर मांगने लगा, तो हानली भी मान जाता है। अब हानली के पड़ोस में भी एक शॉप है, और वो बंदा बिजनेस करना अच्छे से जानता था, मगर बेचारे हानली ने अपने शॉप की ओपनिंग डे पर ही काफी सारा लॉस खा लिया। वो भी इतना तो समझ गया था कि भले ही वो एक अच्छा कल्टीवेटर है, मगर बिजनेस के नाम पर उससे बड़ा ढक्कन कोई नहीं होगा। अब उस शॉप पर हानली की मुलाकात एक एल्डर से हुई। वेल, इनका नाम है सीनियर है। वो हानली की शॉप के ऊपर वाली केव में रहा करते थे। हानली तो उन्हें देख के ही समझ गया कि ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फाइनल स्टेज पर है, मगर उनके कॉम्प्लेक्शन को देखकर ऐसा पता लग रहा था कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। वो हानली से कहते, बच्चे क्या तुम मेरे साथ चेस खेलोगे? वेल, भले ही हानली ने कोई कमाई नहीं की थी, मगर वो चेस के लिए मना भी नहीं करता। जिसके बाद हमें सीधा 3 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर स्टार पैलेस में एक मीटिंग चल रही थी। वेल, इन लोगों की परेशानी ये थी कि वॉइड हेवन हॉल के ओपन होती डिमोनिक फैक्शंस के कल्टीवेटर ढेर सारा ट्रेजर हासिल करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो आगे चलकर स्टार पैलेस पर डोमिनेट कर सकते थे। तो जिनको उन्हें समझाने लगा कि सब चीजों पर स्टार पैलेस अपना हक नहीं जमा सकता, तो हेवनली हॉल के ट्रेजर्स को हासिल करने का मौका सबको मिलना चाहिए। वॉइड हेवन हॉल को अर्थ एंड हेवन ने क्रिएट किया था। वहाँ पर ट्रेजर उसी को मिलता है जो ट्रायल में सरवाइव करेगा। अर्थ और डिमोनिक सेक्ट भी इसका फायदा उठाएंगे, तो क्यों ना हम अपने लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। खैर, मुझे बस एक बंदे की जरूरत है जो इस मिशन में मेरा साथ देगा। वेल, अगर हमें अपने दुश्मनों को कमजोर करना है तो वॉइड हेवन हॉल से बेहतर जगह हमें नहीं मिलने वाली। मेरे दिमाग में हेवन हॉल को लेकर एक बेहतरीन आइडिया है, तो बताओ तुम में से कौन मेरा साथ देगा? तो उनमें से एक बंदा जिनगुई की प्लानिंग में तुरंत ही शामिल हो जाता है। इधर हानली ने इमॉर्टल हे ने चेस पर लिखे हुए मैनुअल
की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पिछले 3 सालों में हानली उन्हें एक बार भी चेस में हरा नहीं पाया था। तभी लॉन्ग हानली के लिए स्टार पैलेस की न्यूज लेकर पहुंच गया। बदले में हानली उसे एक स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है, मगर लॉन्ग हानली को जो भी न्यूज सुना था वो ऑलरेडी हानली को पता थी। साथ ही बच्चा हानली की चाय पीकर उसे बताने लगा कि एल्डरसन स्कॉर्पियन आइलैंड पर राज करता था, मगर अब वो बेचारा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के कब्जे में है। जिस पर हानली कहता है कि तुम हमेशा मुझे पुरानी खबरें सुनाकर नए कॉइन्स लेके जाते हो, आइंदा से अगर तुम कोई पुरानी खबर लेके आए तो उन्हें सुनने के मैं ही तुमसे पैसे लूंगा। जिस पर लॉन्ग कहता है भाई तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है और मैं जल्दी एक कल्टीवेटर बनूंगा, इसलिए तुम ना मेरे सामने जरा तमीज से पेश आया करो। खैर मुझे ये भी पता चला है कि स्टार पैलेस के लोग किसी स्पेशल जगह के मैप के लिए तलाश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मैप किसी ट्रेजर का होगा। तो हानली उसे एक स्टोन देकर वहाँ से दफा होने के लिए बता देता है। साथ ही वो कह रहा था कि तुमने अपने मास्टर से मिलना था, मगर तुम हो कि इधर उधर टाइम पास कर रहे। जिस पर लॉन्ग कहते हैं यार बड़े भाई तुम थोड़ा सा सब्र रखो, बस तुम देखते जाओ कि कुछ ही दिनों में मैं कैसी पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और फिर मैं सबसे पहला उन्हीं लोगों की धुलाई करूंगा जो तुम्हारी शॉप से उधार सामान ले जाते हैं। जिस पर हानली कहने लगा कि मेरी शॉप पर बस तुम्हारी ही उधारी है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं जो मेरी शॉप से फ्री फोकट में सामान ले जाए। अब ये सुनते ही लॉन्ग उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से भाग निकला। जिसके बाद हानली सीनियर हे के साथ चेस खेलने चला जाता है और इस बार भी सीनियर हे ने बाजी मार ली। जो देख हानली इरिटेट होकर कहने लगा कि सीनियर यार 3 सालों से आप ही लगातार जीतते जा रहे, क्या आपको ये बार बार जीत के बोर नहीं होता? जिस पर सीनियर कहते हाँ थोड़ा सा बोर तो होता है, मगर तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा देखकर मुझे और ज्यादा मजा आता, तो चलो अब जल्दी से एक बार फिर से हारने के लिए तैयार हो जाओ। वेल हानली तो मॉर्टल्स की इस दुनिया में पूरी तरह से घुल मिल गया था। इनफैक्ट वहाँ के शॉप्स पर मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टलिटी नाम की बुक्स भी बेचे जा रहे थे, जो कि फिलहाल के वक्त का सबसे फेमस बुक है। और इस बुक को देखते ही हानली के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब उसने फॉर्मेशन डिस्क बनाने की प्रैक्टिस शुरू की और थोड़े ही दिनों में हानली उसमें सक्सेसफुल हो गया। उसने कई सारे फॉर्मेशंस बनाकर अपनी शॉप पर सेल के लिए लगा दिए थे। वहीं पर जैंग भी हानली की मदद करता है। हानली ने उसे गेस्ट को वेलकम करने का काम दिया था, मगर उस बेचारी की डरावनी सी स्माइल देखकर ही लड़कियां हानली की शॉप में पाँव भी नहीं रखती थी। तो हानली उसे प्यारी सी स्माइल करना सिखाने लगा। उसे अब मॉर्टल वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और साथ ही उसने बिजनेस करना भी सीख लिया। ऐसे ही दिन से महीने और महीनों से साल बीतते गए। हानली मॉर्टल्स की दुनिया में रहने की वजह से काफी जल्दी एजेड हो रहा था, मगर अभी भी उसने अपनी सेक्युलर टेस्ट पास नहीं की थी। अब तक तो उसका गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू भी पूरी तरह से ग्रो हो गया, लेकिन जब तक हानली अपनी परीक्षा पास नहीं करता वो इन बैम्बूज का यूज करके वेपन नहीं बना सकता था। साथ ही हानली की इतने सालों में जिन और उसकी मॉर्टल वाइफ यून से काफी ज्यादा जान पहचान हुई, मगर वो देखता है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार थी और हानली के पास भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो इस बंदी को हील कर पाए। अब तो छोटा बच्चा लॉन्ग भी जवान हो गया था, मगर वो अभी भी हानली को बासी खबरें सुनाकर उसका दिमाग खराब करता है। साथ ही साथ लॉन्ग ने ह्यूज वेल फैक्शन में एज आउटर डिसाइपल एडमिशन ली थी, तो हानली उसे उसकी स्टोरेज बैग के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई ट्रेजर मिला तो बताओ तुम उसे कहाँ छुपाओगे, मुझे तो लगता है कि तुम पूरे मार्केट में उस ट्रेजर का ढिंडोरा पीटोगे। जिस पर लॉन्ग हानली के टेबल पर बैठते हुए कहने लगा कि सबसे पहला तो वो ट्रेजर मैं आपको शो करूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। जिस पर हानली कहते हो अच्छा बड़े भाई जैसा, लेकिन रिस्पेक्ट तो तुम मेरी एक कौड़ी की भी नहीं करते, चलो अब जल्दी से टेबल से नीचे उतर। तो लॉन्ग डर के मारे वहाँ से निकल पड़ता है, मगर हानली ने उसे एक स्टोरेज बैग गिफ्ट की थी। साथ ही साथ उसे बताता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई खतरा महसूस हुआ तो हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि असली हीरो तो वही है जो आखिर तक जिंदा रहेगा। तो लॉन्ग भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी खुद को खतरे में नहीं डालेगा। जिसके बाद हानली सीनियर हे के साथ चेस खेलने चला गया। सीनियर हे भी हानली को बता रही थी कि लॉन्ग ने एक सेक्ट ज्वाइन किया है, मगर पता नहीं उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल रूट किस टाइप के होंगे। वैसे इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस मास्टर अच्छा मिलना चाहिए। मास्टर का नाम सुनते ही हानली को उसके फर्स्ट मास्टर मो की याद आई, जिसने जैंग की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। साथ ही हानली देखता है कि आज की बाजी सीनियर हे जानबूझकर हानली को जीतने दे रहे थे, तो हानली उनसे इसकी वजह पूछता है। जिस पर सीनियर हे बताने लगे कि मैंने कुछ सालों से ब्रेक थ्रू नहीं किया, इसलिए अब मैं कल से डू और डाई क्लोज डोर ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। शायद हमें फिर दोबारा से शतरंज खेलने का वक्त ना मिले, और मैं तुम्हें जाते हुए हराना नहीं चाहता। जो सुनकर हानली काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो बोर्ड पर का एक चेस पीस उठा कर कहता है कि ये पीस आप अपने साथ लेके जाए, आपकी ट्रेनिंग होते ही हम एक बार फिर से इस बाजी को यहीं से शुरू करेंगे, और हाँ अगली बार मैं जरूर से आपको हरा दूंगा। तो सीनियर हे ने भी उस चेस पीस को एक्सेप्ट किया। अब हानली लगभग 2 महीनों के बाद मास्टर हे से मिलने आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ के
सेलर्स पर सीनियर हे ने अपनी कहानी लिखी हुई थी और वो भी स्पेशली हानली के लिए। वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही चेस खेलने में माहिर था और देखते ही देखते मैं हमारे टाउन में फेमस हो गया। मगर यंग एज में आने के बाद मेरी मुलाकात एक कल्टीवेटर से हुई। हमने 3 दिनों तक शतरंज खेला, लेकिन फाइनली उसमें जीत मेरी हो गई। तो मेरी जीत की खुशी में उस कल्टीवेटर ने मुझे अपना थोड़ा सा मैजिक शो किया। उसने फ्लाइंग एवेजन टेक्निक का यूज किया था, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इसलिए मैंने भी चेस छोड़कर कल्टीवेटर बनने का फैसला लिया। मगर मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, तो मुझे अकेले में प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी। तो कल्टीवेशन के खातिर मैंने अपना घर, मेरे दोस्त और अपनी लवर को भी छोड़ दिया। फिर यहाँ से वहाँ भटकते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और अब बूढ़ा होने के बाद मैं यहाँ आकर सेटल हो गया। लेकिन आज मुझे अपनी उस गलती पर अफसोस होता है। भले मैं कई सौ साल जिया, लेकिन मैं खुश नहीं था। इसलिए मुझे इमॉर्टलिटी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए एक सजा, एक कैद बनी है। मुझे तो बस वही जिंदगी चाहिए जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, अपने लवर का ख्याल रखता। अगर मैं एक मॉर्टल होता तो 100 साल जी कर भी मैं खुश रहता। मेरे अपने लोगों के साथ बिताए हुए 100 साल भी मेरे लिए एक इमॉर्टल के हजारों सालों की लाइफ से भी ज्यादा प्रेशियस है। हानली भी तो अपनी फैमिली से दूर आया था। भले ही वो एक इमॉर्टल है, मगर अब वो कभी भी अपने माँ बाप या फिर मोरुआन को देख नहीं पाएगा। इस जर्नी में उसने अपने कई सारे लोग गवा दिए थे, जिसमें उसके दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी शामिल हैं। अब हानली देखता है कि वहाँ पर स्टार पैलेस के गार्ड्स आकर मास्टर की केव को सील करने लगे हैं। तो हानली उनसे इसकी वजह पूछता है, तो लोग कह रहे थे कि इमॉर्टल है कि मौत हो चुकी है। हानली तो ये सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो गया और थोड़ी देर में मास्टर हे की सोल हानली से मिलने वहाँ आ गई। वो हानली को बता रही थी कि लाइफ भी एक शतरंज के दाव जैसी है। एक बार तुमने चाल चली, फिर तुम उस पर रिग्रेट नहीं कर सकते। अगर पछतावा करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो हानली भी उनका ये सबक याद रखता है। तभी वहाँ पर यून हानली से मिलने आ जाती है। वो अपने हस्बैंड जिन के बारे में उससे पूछ रही थी। दरअसल जिन 6 महीनों से आउटर सी में जा चुका है, मगर उसने इन 6 महीनों में यून को कोई पैगाम नहीं भेजा और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती कि जिन ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे क्योर करने के लिए वो कुछ हर्ब्स लाने के लिए आउटर सी में गया था। प्लीज आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे मॉर्टल होने की वजह से मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं बस इतना चाहती कि वो ठीक रहे। तभी हानली को मोरुआन की याद आई। उसने भी हानली से यही कहा था कि मैं मॉर्टल होने की वजह से जिंदगी भर तो आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ आपके साथ गुजारूं। हानली उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, मगर अब वो मोरुआन के पास नहीं जा सकता। इनफैक्ट उसे कहीं ना कहीं ये भी पता है कि वो बेचारी उसका इंतजार करते करते ही मर चुकी होगी। तो हानली जिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का काम उसके दोस्त जिन चिंग को दे देता है और कुछ ही दिनों में उसने हानली को जिन का मैसेज और कुछ हर्ब्स दे दिए। वो कह रहा था कि आउटर सी में अकेले जाने की तो मुझ में भी हिम्मत नहीं, मगर जिन अपनी वाइफ के लिए वहाँ चला गया। मुझे उस बंदे की मौत का अफसोस है। तो हानली उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से सीधे शॉप पर पहुँच जाता है। यून भी उससे मिलने आ गई थी। अगर हानली यून को ये बता दे कि जिन की मौत हो गई है तो वो बंदी उसके गम से ही मारी जाएगी। तो हानली उससे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि जिन से तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए अब वो अकेले ही रहना चाहता है। दरअसल जिन ने मरने से पहले अपनी सिटी का नाम बताकर एक पैगाम भेजा था। उसने उस पैगाम में बताया था कि मैं यून को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए आज के बाद मैं अकेले ही कल्टीवेट करूंगा। साथ ही उसने यून को ये भी प्रॉमिस किया था कि अब उसकी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। मगर असल बात तो ये थी कि जिन वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन मरते वक्त भी उसे बस यून की ही फिक्र थी। वो कहता है कि अगर अगले जन्म में मुझे यून मिल जाए तो मैं उसके लिए अपने स्पिरिचुअल रूट्स को क्रश कर दूंगा, ताकि मुझे उसके साथ जिंदगी बिताने का मौका मिले। भला वो इमॉर्टलिटी किस काम की जिसमें मेरा प्यार न हो। इधर यून तो जिन की स्टोरेज बैग देखकर काफी ज्यादा रोने लगी, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसका पार्टनर जिन कहीं न कहीं महफूज है। हानली को भी उससे झूठ बोलकर बुरा लग रहा था, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करने के लिए जल्दी से मेडिसिन प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। यून उससे पूछ रही थी कि क्या जिन कभी वापस नहीं आएगा, जिस पर हानली कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि 10 दिनों बाद अपनी मेडिसिन लेने के लिए आ जाना। तो यून अब मायूस होकर वहाँ से जाने लगी। तभी हानली कहता है कि जिन बस तुम्हें खुश देखना चाहता है, तो उसकी खातिर तुम्हें खुशी से जीना ही होगा। हानली तो मॉर्टल वर्ल्ड की पेन देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया था। उसे जिन और यून के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि तकदीर ने उन्हें अलग कर दिया था। उतने में ही हानली को पता चला कि लॉन्ग भी बुरी तरह से घायल हो चुका है। साथ ही लॉन्ग का पड़ोसी हानली के फादर को
को बता रहा था कि तुम्हारे बेटे में फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, मगर फिर भी उसने सेक्ट ज्वाइन किया। तुम एक गरीब घर से बिलोंग करते हो और इस सेक्ट के लोग हमेशा मुश्किल मिशन पर ऐसे ही गरीब लोगों को भेजना पसंद करते हैं, ताकि अगर मिशन पर उनकी जान भी चली जाए तो कोई भी उनसे सवाल पूछने नहीं आने वाला। हानली को भी ये सब सुनकर कल्टीवेशन की दुनिया के पावरफुल लोगों पर गुस्सा आ रहा था। अब वो बंदा लॉन्ग के फादर को लेकर सीधा हानली के पास आ जाता है। हानली ने यहाँ पर अपनी पहचान बस एक मॉर्टल बताई हुई थी। उसे इन मॉर्टल्स के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। साथ ही एल्डर हे ने उसे बताया था कि अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। तो अब हानली उन सारी खुशी और गमों के पलों को याद करके अपनी ची पावर को एक्टिवेट कर देता है और यही तो उसकी सेक्युलर टेस्ट थी, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से लॉन्ग को हील कर चुका था। और अब हमें कुछ नोट्स के जरिए बताया गया कि हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं और फिर बीमार होकर मारे जाते हैं। हमारी किस्मत में मिलना और बिछड़ना लिखा है। अगर तुम अपनी लाइफ के मकसद को पहचान नहीं पाए तो बस रीइंकार्नेशन के पहिए में फंसे रहोगे। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद समय रहते समझ आ गया तो यही तुम्हारी जीत है, फिर तुम कल्टीवेशन में आगे भी जा पाओगे। वेल, यही था ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के चौथे लेवल का प्रिंसिपल, जो कि हानली ने अब पास कर लिया है। साथ ही हानली की मदद से लॉन्ग भी अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। और तभी हानली का पड़ोसी अपनी दीवार पर चढ़ के उससे बात करने आ जाता है। उसे अपने मैजिकल ट्रेजर से पहले ही पता चल गया था कि हानली एक कल्टीवेटर है। साथ ही वो हानली को अपना आइडेंटिटी रिवीलिंग मिरर बेचना चाहता है, जिसे हानली लॉन्गेटिविटी पिल देकर खरीदना चाहता था। मगर वो बंदा कहता है कि मुझे ये पिल नहीं चाहिए, मुझे तो अपने मॉर्टल होने पर प्राउड है और वैसे भी एक दिन तो हम सभी को मरना ही है। तो हानली कहने लगा कि मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, तो बताओ तुम कितने साल के हो? जिस पर वो कहता है छोड़ो मियाँ, तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। तो हानली सीधे उसका मिरर और अपनी पिल्स की बोतल लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है, जो देखकर वो बंदा चिल्लाने लगा कि प्लीज वो बोतल मेरे हवाले कर दो, मैं तो तुम्हारे सामने ये इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहला हानली ने उसका मिरर उसकी तरफ थ्रो कर दिया और फिर लॉन्गिट्यूडी पिल्स की बोतल भी उसे दे दी। साथ ही हानली ने उसे ये भी बता दिया था कि वो शॉप हानली ने लॉन्ग के लिए खरीद लिया है, तो शॉप उसके हवाले कर देना। जिसके बाद हानली मॉर्टल वर्ल्ड से सीधे अपनी दुनिया के लिए रवाना हो जाता है। उसने सेक्युलर टेस्ट पास कर ली थी, यानी कि अब वो अपना नेटल मैजिक वेपन बना पाएगा। वही दूसरी तरफ हम जिनचिंग और उसके दोस्त हुआ को देख पाते हैं, जो कि किसी ट्रेजर की तलाश में क्लिफ पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने बीट्स को एक साथ मर्ज करते हुए ट्रेजर की तलाश करना शुरू कर दिया और उसी वक्त दूर के एक माउंटेन से उन्हें किसी की आवाज आई। वो पर्सन कह रहा था कि मेरी केव काफी ज्यादा स्पेशल है और साथ ही मुझे एक सक्सेसर की तलाश है। अगर किस्मत तुम्हारा साथ दे तो ये केव तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही साथ उस माउंटेन से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगती है। जिन और हुआ तो इस केव को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गए, मगर इन्हें कुछ और लोगों की जरूरत थी जो कि इस केव में मौजूद फॉर्मेशन को हटा पाए। तो ये दोनों भी कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों की तलाश में रवाना हो गए। और अब हमें सीधे 1 साल बाद का सीन दिखाया गया। हानली ने अपने लाइटनिंग बैम्बूज को कट डाउन कर लिया था, जिसके बाद वो अपने मुंह से फायर निकालते हुए रिफाइन करना शुरू कर देता है। साथ ही इस प्रोसेस को पावर अप करने के लिए हानली ने मिडिल लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स का भी यूज किया था। मीनवाइल हानली हमें बताता है कि वैसे तो टूल्स रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने 3 रेवोल्यूशंस एक्ट को प्रैक्टिस करते वक्त ही रिफाइनिंग सीख ली थी। अब हानली ने इन पावर का यूज करते हुए बैम्बूज की सारी पावर को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया। हानली ने ऐसा करते हुए टोटल 12 सेट्स बना लिए थे, जिसमें उसे टोटल 6 बैम्बू हर्ब्स की जरूरत पड़ी। इन 12 के हर एक सेट में टोटल 6 बैम्बूज थे, जो कि कुल मिलाकर होते हैं 72 पीसेस। साथ ही हानली उन हर्ब्स के गोल्डन पत्तों को भी संभाल के रखता है। इनसे वो एक तो टैलिस्मान बना सकता था या फिर अपने गोल्डन बीटल्स को खिला सकता था। और अब हानली ने अपना नेटल मैजिक वेपन बनाना शुरू कर दिया। वो टोटल 72 सोर्ड्स को एट द सेम टाइम रिफाइन और फॉर्म कर रहा था। वेल, काम तो नॉर्मल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मगर हानली ने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को मास्टर किया था। साथ ही उसके पास रिफाइनिंग का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फायर टेक्निक को करेक्ट अमाउंट में यूज करते हुए हानली ने एक मास्टरपीस बनाना शुरू किया। उसने अपने अजूरी सोर्ड मैनुअल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसमें अपनी सोर्ड को फॉर्म कर लेता है। इस प्रोसेस में भले ही हानली को काफी ज्यादा वक्त लगा था, लेकिन 72 सोर्ड्स को बनाना इतना आसान तो नहीं हो सकता। और इस तरह से हानली का मैजिक वेपन एक मास्टरपीस क्रिएट हो जाता है। वह रिलीज होने वाले ऑरा को देखकर ही हानली का पड़ोसी जिनचिंग समझ गया कि हानली तो मैजिकल टूल्स बनाने में भी माहिर है। वो तो बस हानली के घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। तो हानली अपना फॉर्मेशन ओपन करके उसे अंदर एंट्री दे देता है। वो कहता है, भाई मुझे तो लगा था कि हम अच्छे दोस्त थे, मगर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम फॉर्मेशन के साथ साथ रिफाइनिंग के भी मास्टर हो। अगर मुझे पता होता कि तुम टूल्स भी बनाते हो तो भला मैं उस डस्टलेस आइलैंड से टूल्स रिफाइन क्यों करता। वो लोग तो टूल्स बनाने का ढेर सारा पैसा लेते हैं,
है और अगर रिफाइनिंग के वक्त हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाए तो उसकी कीमत भी पे नहीं करते। अब तो मैं बस अपने दोस्त हानली से ही वेपन बनवाऊंगा। जिस पर हानली कहते हैं, भाई तुम तो मेरी बेवजह इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझे तो बस रिफाइनिंग के बेसिक्स पता है, इसलिए प्लीज यार मुझे मास्टर बुलाकर मास्टर लफ्ज की बेइज्जती ना करो। दरअसल मेरे पुराने दोस्त रुइन और युनशाओ ये फॉर्मेशन और रिफाइनिंग के मास्टर्स थे, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जाने से पहले मुझे उनकी नॉलेज दी थी, जो सुनकर जिनचिंग को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कह रहा था, मेरे दोस्त लाइफ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं होती, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स की सोल के लिए प्रे करूंगा। खैर यहाँ मैं एक तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। तो हानली तुरंत ही उसे अपने घर में इन्वाइट करता है। अब अंदर आते ही जिनचिंग ने हानली को अपना बीड़ शो किया। हानली को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये बीड़ एग्जैक्टली है क्या चीज। तो जिनचिंग उससे कहता है कि बस इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से इन्फ्यूज करो, और हानली के ऐसा करते ही वो समझ जाता है कि ये बीड़ दरअसल एक कल्टीवेटर की केव थी। जिनचिंग कह रहा था कि मुझे हाल ही में एक मिस्टीरियस आइलैंड पर एक केव मिली और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर एक्सोटिक ट्रेजर होंगे, मगर उस केव के बाहर काफी सारे फॉर्मेशंस हैं और तुम तो फॉर्मेशंस के मास्टर हो। अगर तुम वहाँ के फॉर्मेशंस को ब्रेक करो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वहाँ जो भी ट्रेजर मिलेगा वो हम आपस में इक्वली बांट लेंगे। हानली सोचता है कि जिनचिंग की काफी अच्छी रेपुटेशन है, साथ ही इस बंदे ने मेरी हेल्प भी की थी, इतना ही नहीं ये मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मैंने इसके साथ जाना चाहिए। इसलिए हानली तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, मगर वो जिनचिंग से कहता है कि भाई फॉर्मेशन तो मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन फाइटिंग और किलिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमें किसी को मारना पड़े तो प्लीज वो काम तुम मैनेज कर लेना। जिसके लिए जिनचिंग भी तुरंत ही राजी हो गया। वो कहता है, भाई मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, फाइट का जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ दो। खैर मैं इतना तो जानता हूँ कि एंशिएंट केव वॉइड हेवन हॉल जितनी स्पेशल तो नहीं होगी, लेकिन ये एक एंशिएंट केव है, तो शायद हमें वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारे नेसेंट सोल स्टेज पर जाने का रास्ता आसान हो जाए। तो हानली उसे वॉइड हेवन हॉल के बारे में पूछने लगा। वो कहता है कि पूरे के पूरे केओटिक स्टार के लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, जिस पर जिनचिंग बताने लगा कि भाई वो जगह हमारे केओटिक स्टार सी की सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक एंशिएंट कल्टीवेटर छोड़ के गया था। वेल ये हॉल 100 सालों में एक बार ओपन होता है और इसके अंदर अपनी ही एक दुनिया है, जहाँ पर कई सारे रेयर क्रीचर्स, ट्रेजर्स और पावरफुल हर्ब्स पाए जाते हैं। मगर जितना यहाँ पर ट्रेजर है, ये जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। जब भी ये ओपन होती है तब यहाँ पर कई सारे फेमस लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ उसने एक ड्राइंग बनाकर हानली को वॉइड हेवन हॉल भी शो किया था। हानली सोचता है कि ये जगह तो बिल्कुल टियानियन वर्ल्ड के ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड जैसी साउंड कर रही है। शायद ये एंशिएंट जीनियस बोर हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने वॉइड हेवन हॉल क्रिएट किया ताकि वो नई जनरेशंस को थोड़ा सा एंटरटेन कर पाए। तो हानली कहता है कि लोग काफी ज्यादा लालची होते हैं, इनफैक्ट सोल नेसेंट स्टेज के लोग भी। पता नहीं इन मरे हुए लोगों की स्टोरेज बैग पर किसने कब्जा किया होगा। ये सुनकर तो जिनचिंग हैरानी हो गया। वो कहता है, भाई मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। खैर ये हॉल ट्रेजर से भरपूर है और यहाँ पर काफी सारे लोगों को पावरफुल ट्रेजर भी हासिल हुए। भाई मेरी फैमिली में एक सीक्रेट बात जनरेशन टू जनरेशन पास होती आ रही है और मैं तुम्हें अपना सगा भाई मानता हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली का सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। जो सुनते ही हानली ने तुरंत ही वहाँ के डोर बंद कर लिए। साथ ही वो जिनचिंग को अश्योरिटी देता है कि आज वो हानली को जो कुछ भी बताएगा वो बातें उन दोनों के बीच रहेगी। मगर अभी भी जिनचिंग थोड़ा सा कतरा रहा था, तो हानली ने वहाँ की लाइट्स ऑफ करके कैंडल जला ली, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी सीन था। अब जिनचिंग उसे वो सीक्रेट बताने लगता है। वो कह रहा था कि वॉइड हेवन हॉल का सबसे पावरफुल ट्रेजर एक डिंग के अंदर मौजूद है, यानी कि उसमें सील्ड है, जिसे वॉइड हेवन डिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हेवन हॉल की इनर सेंचुरी में मौजूद है। और उसी डिंग के अंदर पाई जाती है हेवनली रेमेडी पिल। उस पिल का बस एक ही फंक्शन है, जो कि है हमारी लाइफ को एक्सटेंड करना। हानली कह रहा था शायद इसी वजह से इस सभी नेसेंट सोल के लोग वहाँ जाते हैं ताकि उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। जिस पर जिनचिंग कह रहा था, हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसा ही है। दरअसल ये सारे नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाले हीरोज हैं। वो इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरते सिवाय मौत के। उन्हें पता है कि एक दिन वो मरने वाले हैं, फिर उनकी कल्टीवेशन, उनकी पावर सब कुछ चला जाएगा। बस मरने के बाद वो ऐसी ही केव की कोई रूइन छोड़ जाते हैं ताकि उसे फ्यूचर के कल्टीवेटर्स हासिल करके खुद का फायदा कर पाए। जिनचिंग कह रहा था कि नेसेंट स्टेज के लोग वॉइड हॉल जाने के लिए इतने बेताब हैं कि उसके मिसिंग मैप को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर वहाँ जाकर उनकी जान ही क्यों न चली जाए। मगर आज तक बस 3 ही कल्टीवेटर्स को वहाँ से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। वेल उनमें से एक तो कपल था और एक बंदा भी उनमें शामिल है। ये तीनों सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स थे और उनकी तकदीर अच्छी थी कि उन्हें हेवनली रेमेडी पिल मिल गई, जिस पर हानली कहता है कि फिर तो उन्होंने फ्यूचर में काफी अच्छा कल्टीवेट किया होगा। तो जिनचिंग कहते भाई उन तीनों ने तो कल्टीवेशन की दुनिया में
में कहर मचा दिया। यार पता है वो जो कपल था वो अभी कौन है? वेल वो है हेवनली स्टार पैलेस के मास्टर, जिन्हें हम टू सेंट्स के नाम से जानते हैं। और वो तीसरा बंदा सी ऑफ क्योटिक स्टार के किसी डिमोनिक सेक्ट का लीडर है। बस वही बंदा इन दोनों सेंट से पंगे लेने की हिम्मत और ताकत रखता है। दरअसल वो है सिक्स पाथ का सेंट। हानली भी बड़े गौर से जिनचिंग की गॉसिप सुन रहा था। फिर जिनचिंग कहने लगा भाई जरा यार चाय तो पिला दे। और फिर चाय पीते पीते वो हानली से कहने लगा कि हमने भी वॉइड हेवन हॉल जाने का रास्ता निकालना चाहिए। तुमने कभी मिसिंग मैप का नाम सुना है? वेल वही नक्शा हमें वॉइड हेवन हॉल तक पहुंचा देगा। देखो वो बिल्कुल ऐसे कपड़े जैसा है, मगर जैसे ही वॉइड हॉल ओपन होगा ये कपड़ा अपने आप वहाँ की डायरेक्शन शो करेगा। बिना मैप के तो आज तक कोई भी उस हेवन हॉल को ढूंढ नहीं पाया। तो अगर तुमने हेवन की दी हुई इस अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं उठाया तो शायद तुम तबाह हो जाओगे। और अगर तुम वहाँ जाके भी कुछ कर नहीं पाए तो भी तुम्हारी तबाही पक्की है। वैसे भी वॉइड हेवन हॉल हमसे काफी दूर है, मगर ये एंशिएंट केव हमारे पास है। मैंने इस रूइन को ढूंढने में बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेजर हंट पर तुम भी मेरे साथ चलो। वेल ये बात हानली तो समझ गया था कि जिनचिंग उसे अपने भाई जैसे प्यार करता है, वरना वो इतना बड़ा सीक्रेट कभी हानली को नहीं बताता। अब जिनचिंग के वहाँ से जाने के बाद हानली एम्परर जू को मारने के बाद जो उसे ट्रेजर मिला था उसमें से एक क्लॉथ का पीस बाहर निकाल लेता है। हानली ने एम्परर जू को मारने के लिए उस पर कई सारे फायर टैलिस्मान से अटैक किए थे और फाइनली जोंग ने अपनी फिनिक्स पावर का यूज करके उसे जला दिया। एम्परर जू तो जलकर राख हो गया, मगर उसका एक क्लॉथ पीस बिल्कुल महफूज था, यानी कि कोई नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती। हानली को डाउट था कि एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरिक के बाद जो स्केलेटन था उसी ने इस क्लॉथ पीस को एम्परर जू तक पहुंचा दिया होगा। उस स्केलेटन के पास से ही हानली को टेलीपोर्टेशन टोकन मिला और ब्लड जेड स्पाइडर भी उसी बंदे की स्पिरिचुअल पेट थी। तो हानली कहता है मेरे ख्याल से इसी बंदे ने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के कल्टीवेशन मेथड को मेरी पहली दुनिया यानी कि टियानियान तक पहुंचाया होगा और उसी बंदे की वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। किस्मत का वाकई कोई भरोसा नहीं, ये हमें कब कहाँ पहुँचाएगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ आना भी एक डेस्टिनी है। अब उस कपड़े को गौर से देखता है मगर उस पर कोई मैप नहीं था, तो हानली को भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई मैप है या फिर कोई ट्रेजर। साथ ही साथ हानली को ये भी पता चला कि उसकी गोल्डन बीटल्स अलग अलग चीजें खा के बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही, तो उन्हें जैंग की पावर्स भी फीड करना शुरू कर देता है ताकि उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। हानली सोचता है कि अगर मैं वॉइड हेवन हॉल गया तो वहाँ मेरा मुकाबला होगा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क से। मगर जिनचिंग एकदम सही बोल रहा था कि अगर हमने हेवन ने दिए हुए मौके को गवा दिया तो हमारी तबाही पक्की है और इसीलिए मैं वॉइड हेवन हॉल जरूर जाऊंगा। मगर इससे भी पहले हम एंशिएंट केव में जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।